ठीक है, तो कल हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट किया था। कल हमने देखा था कि कैसे हम लोग कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब कि कैसे हम लोग इन द स्टार्टिंग कोई भी एक प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे उसको सोचेंगे कि हम कैसे उसे बना सकते हैं। हमने बताया था कि एक प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो उसको हम 3 स्टेप्स में, बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट का इफेक्ट है क्या वॉल पे, तो हमने देखा था कि जब हम कोई भी हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको हम 3 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हम सोचते हैं कि हमें उसमें क्या इनपुट लेना है और जो भी इनपुट लेना है वो किस डेटा टाइप का होना चाहिए, मतलब किस टाइप की वैल्यू को हमें उस वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत है। जिस भी टाइप के वेरिएबल को हमें स्टोर करने की जरूरत होती है हम उसी टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, है ना, हम उसी टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। और उसके बाद सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड जो इसमें स्टेप है वो होता है प्रोसेस। इसका मतलब कि आपने इनपुट ले लिया, अब आपको इस पे क्या ऑपरेशन करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे उस वैल्यू को यूज करना है और उसके हिसाब से फिर हमारा आउटपुट जो होता है वो आता है। तो तुम लोगों का पूरा ध्यान प्रोजेक्टर और बैकग्राउंड के इफेक्ट पे ही है, तुम लोग शायद ही पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कल बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़े हुए थे, आज मैं आपको कुछ और प्रोग्राम्स बताती हूँ। जैसे हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट वैल्यू या सेंटीग्रेड वैल्यू टू द फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसे ही कुछ टास्क आपको दिए गए थे जो मैं देख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट था, हमने लिखा था राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, वो आपने बना लिया है। उसके बाद हमने लिखा था राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट इंचेस टू सेंटीमीटर, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट इंचेस टू सेंटीमीटर, सीएम लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोग्राम मैं आज आपको बताती हूँ जिसमें हमने दिया हुआ था राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 गिवन नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 गिवन नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 गिवन नंबर्स। इसके अलावा आपको बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे जो इसी कॉन्सेप्ट से लगभग मिलते जुलते होंगे। तो अब आप देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग ये वाला प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने लिखा था राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड वैल्यू टू द फ़ारेनहाइट। तो हमने देखा सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाई 1.8 प्लस 32। इसी तरीके से कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत गलत होगा तो कोई इशू। ठीक है, अब जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम लोग देख रहे हैं कि 1.8 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। 1.8 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसलिए इस 1.8 को स्टोर करने के लिए ना तो हमें कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत है और ना ही इसको कहीं स्टोर कराने की या किसी यूजर से इनपुट कराने की जरूरत है।
सेम वैसे 32 भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब 32 फिक्स है, यहाँ पे 32 ही होगा। हम वेरिएबल कब बनाते हैं, जब हमें बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि फॉरेनहाइट सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 30 सेंटीग्रेड को ही फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 30 सेंटीग्रेड हो सकता है, 50 सेंटीग्रेड हो सकता है, 40 सेंटीग्रेड हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द यूजर। तो इसलिए हमें सी नाम का एक वेरिएबल बनाने की जरूरत है, सी की वैल्यू यूजर से इनपुट कराने की जरूरत है, लेकिन हमें 1.8 और 32 को कहीं पर भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें कितने वेरिएबल्स बनाएंगे, कितने वेरिएबल्स बनाएंगे इनपुट कराने के लिए, कितने वैल्यू को इनपुट कराने की जरूरत है, आप ये बताइए कितने वैल्यूज को इनपुट कराने की जरूरत है, एक वैल्यू को इनपुट कराने की जरूरत है। इनपुट कराने की दो वैल्यू को जरूरत नहीं है आशीष, इनपुट सिर्फ एक वैल्यू को कराने की जरूरत है, किसको, सेंटीग्रेड को, कितने सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, बस ये पूछने की जरूरत है। तो ये प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखो, इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक सिंटैक्स, जो बेसिक एक प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे ही, हैज इंक्लूड stdio.h, क्योंकि printf, scanf वो सारे फंक्शंस किस हेडर फाइल के अंदर हैं, stdio.h के अंदर। हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं clr, scr, getch करते हैं ना, आमतौर सारे प्रोग्राम्स में करते हैं, वो किस हेडर फाइल के अंदर है, conio.h। तो इसलिए हम ये दो हेडर फाइल्स लगाते ही लगाते हैं। उसके बाद हमने लिखा void में, ठीक है। कितने वेरिएबल्स बनाएंगे, एक, हमने बनाया सी, और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू को इनपुट कराने की जरूरत है। मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रिंटफ में हमने लिख दिया इंटर टोटल सेंटीग्रेड, यहां हमने लिख दिया इंटर सेंटीग्रेड। तो क्या ये लिखने से इंटर सेंटीग्रेड सी वेरिएबल को वैल्यू मिल जाएगी क्या, नहीं मिल पाएगी। ये लिखने से सिर्फ एक मैसेज मिल पाएगा जिससे कि यूजर को ये पता चल सके कि यहाँ क्या इंटर करना है, बाकी और कुछ नहीं। तो अब हमने प्रिंटफ लिख दिया, मैसेज लिख दिया, स्कैनफ जब तक हम नहीं कराते तब तक सी वेरिएबल को वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने लिखा %d, क्योंकि सी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और उसके बाद $c, ठीक है, $c। तो क्या है, इतना लिखने से अब ये आप क्या होगा, सेम ऐसे जैसे अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है वैसे ब्लिंक करेगा, आपसे एक वैल्यू इनपुट करने को बोलेगा। जब आप वैल्यू इंटर करके इंटर की प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, सी वेरिएबल में। बस अब आपको करना क्या है, जो सी वेरिएबल में वैल्यू आपने स्टोर किया उसका क्या करना है, तो हमें ये करना है कि सी में हमें मल्टीप्लाई करना है 1.8 का, और इसमें प्लस कर देना है 32। लेकिन इसको रखेंगे कहाँ, आप इसको रखेंगे कहाँ, तो आप कर सकते हैं इसको दो तरीके से, जैसा मैंने पहले बताया। आप लिख दीजिए प्रिंटफ फॉरेनहाइट वैल्यू इज, अब बताइए, हमने मान लो सी की वैल्यू कुछ भी हो, हम उसमें 1.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 32 ऐड कर रहे हैं, तो वैल्यू किस टाइप की आ सकती है, फ्लोट टाइप की। वैल्यू किस टाइप की आ सकती है, फ्लोट टाइप की, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं 1.8 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, %f, और वो वैल्यू कहां से आएगी, वैल्यू आएगी c मल्टीप्लाई बाई 1.8 प्लस 32, और इतना करने से जो भी फॉरेनहाइट की वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगी। हमने लिखा सेंटीग्रेड, हमने लिखा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फॉरेनहाइट कितना हो गया 86। हमने रन कराया, हमने दिया 48 सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे फॉरेनहाइट कितना हो गया 118.4। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि आप क्या करिए, एक और फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लीजिए, क्या, फॉरेनहाइट f, और फिर हमने क्या किया, हमने लिखा f इक्वल्स टू
C मल्टीप्लाई बाई 1.8 प्लस 32। अब इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख देंगे, इस पूरे के जगह पे ये पूरी वैल्यू किस वेरिएबल में हमने दे दिया, किस वेरिएबल में दे दिया, किस में दे दिया, f वेरिएबल में। तो हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, f, है ना। और यहाँ पे ये जो f है ये क्या है, ये यहाँ पे जो f है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसका, फ्लोट टाइप की वैल्यू का। और यहाँ पे जो f है वो क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। तो ये इसका नाम आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने FAH कर दिया, सही है, हमने यहाँ पर भी FAH कर दिया, हमने यहाँ पे प्रिंट कराते वक्त भी FAH कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको %f ही लिखना पड़ेगा। अब भी ये सही होगा। हमने रन कराया, हमने लिया 39 एंड फ़ारेनहाइट इज 102। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को? बताइए, आप में से किसी को प्रॉब्लम? ओके, ओके, अब नेक्स्ट सेम इसी तरीके से आप 2-4 प्रोग्राम्स आप सारे कॉन्सेप्ट्स में बनाएंगे, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट इंचेस टू सेंटीमीटर। ठीक है, अब इंचेस टू सेंटीमीटर आपको कन्वर्ट करना है। हमने बोला 2 इंच, 2 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, 5 सेंटीमीटर, है ना। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.5। तो दो, हमने बोला आपको 2 इंच, 2 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, 5, है ना। ये कैसे पता चला, हमने सबसे पहले इंचेस की वैल्यू पता की, कितने इंचेस हैं, और उसके बाद जो भी इंचेस की वैल्यू थी उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 2.5 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हमें सेंटीमीटर पता करना है, सेंटीमीटर तो पता करना है, इसमें 2.5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हमें ना तो किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत है और ना ही इसको यूजर से इनपुट कराने की जरूरत है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे कितने इनपुट की जरूरत होगी, सिर्फ एक, कौन सा, इंच। कितना इंच, कितने इंच को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको भी हम बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे जितने भी प्रोग्राम्स आपको दिए जाएंगे वो सारे प्रोग्राम्स आप लोग सॉल्व करके और उसको सबमिट करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, हमने बना लिया इंच, या हमने लिख दिया INC, हमने लिखा CLR SCR। एक बार आप इन द स्टार्टिंग ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमें कितने वेरिएबल्स बनाने होंगे, क्या करने, आप सिर्फ उतने वेरिएबल्स बनाइए जितना कि उस प्रोग्राम में इनपुट की जरूरत है, बस। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आगे कैलकुलेशन में हमें रिजल्ट स्टोर करने के लिए या बीच में कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए अगर वेरिएबल की जरूरत है तो आप दोबारा उसको इनिशियलाइज कर लीजिए। अगर नहीं जरूरत है तो फिर आप ऐसे ही अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू इंटर करानी है, इंच की, तो हमने एक मैसेज दे दिया, हमने लिखा इंटर इंचेस, फिर हमने लिखा स्कैनर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, %d कॉमा %d कॉमा m% ऑफ INC, जिस नाम का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी नाम से आप यूज करेंगे। हमने कल भी बताया था आपको कि विदाउट डिक्लेरेशन आप प्रोग्रामिंग में किसी भी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। अब जो आपने INC नाम के वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया है उसका क्या काम है, उसको कहाँ पे यूज करना है, उसका यूज करना है हमें सेंटीमीटर निकालने में। ठीक है, इतना प्रोग्राम आप बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये मैसेज आएगा इंटर इंचेज, और इंटर इंचेज के बाद कर्सर ऐसे ब्लिंक करेगा और आप क्या करेंगे, एक नंबर इंटर करेंगे, फिर इंटर की प्रेस करेंगे, तब आपका प्रोग्राम क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो हमने INC नाम के वैल्यू को इंटर करा दिया। अब हमें पता क्या करना है, सेंटीमीटर। हमने एक और वेरिएबल बना लिया
सेंटीमीटर, cm। और हमने लिखा cm इक्वल्स टू INC मल्टीप्लाई बाय 2.5। हमें लगता है कि 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीजर नहीं फ्लोट टाइप का आएगा, तो हम इसको फ्लोट टाइप का बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। हमने लिखा प्रिंटफ, और प्रिंटफ में हमने लिखा टोटल सेंटीमीटर इक्वल्स टू %f कॉमा क्या नाम है वेरिएबल का, cm। हमने इसको रन कराया और हमने दिया इंच, 3 इंचेस, कितने सेंटीमीटर आए, 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन पॉइंट के बाद अपने आप कितने डिजिट जुड़ के आ रहे हैं, 6 डिजिट। हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ 2 डिजिट, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही आए, तो क्या करेंगे, कल बताया था ना हमने आपको, नहीं बताया था, हाँ, तो क्या करेंगे, तो पॉइंट f के पहले परसेंट और f के बीच में हम लिख देंगे 0.2, परसेंट और f के बीच में हम लिख देंगे 0.2। इससे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो किस डिजिट तक, बस डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यू ही प्रिंट होगी, 12.5, ठीक है। तो ये है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। ऐसे ही आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं आसान तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको एक और 0.2f, हाँ नहीं गरिमा, ये 0.2% नहीं, परसेंट और f के बीच में 0.2 लिखेंगे, हाँ, परसेंट और f के बीच में 0.2 लिखेंगे। चलो नेक्स्ट हमें प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर। पता क्या करना है हमें, सम ऑफ स्क्वायर। क्या पता करना है, सम ऑफ स्क्वायर, लेकिन कितने नंबर्स का, 2 नंबर दिया है, 2 गिवन नंबर। 2 गिवन नंबर का मतलब है कि 2 वेरिएबल आपको बनाने हैं और दोनों की वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करानी है। 2 गिवन नंबर्स का मतलब है कि 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, मतलब कौन देगा, यूजर देगा, फिर उन्हीं दोनों नंबर्स का क्या पता करना है, स्क्वायर, और उनको स्क्वायर करके एक साथ जोड़ना है ना। आप प्रोग्राम पढ़ो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 गिवन नंबर्स, मतलब 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, 2 नंबर में वैल्यू दी जाएगी, फिर उन दोनों नंबर्स का स्क्वायर पता करना है, फिर उसके बाद उन दोनों को जोड़ना है। तो इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं, 2 वेरिएबल बनाइए, दोनों की वैल्यू आप यूजर से इनपुट कराइए, और इनपुट कराने के बाद दोनों का स्क्वायर निकाल के अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करिए, फिर दोनों वेरिएबल को जोड़ दीजिए, या फिर एक साथ ही आप कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूज को हमें इनपुट कराने की जरूरत है। तो इस प्रोग्राम में हमें कितनी वैल्यूज को इनपुट कराने की जरूरत है, 2 वैल्यूज को इनपुट कराने की जरूरत है, क्योंकि 2 अलग अलग नंबर्स का स्क्वायर हमें पता करना है। तो कैसे हम लगाएंगे, हमने लिखा हैज इंक्लूड देखिए 2 वेरिएबल्स हमने बनाया, हमने बनाया a एंड b, हमने लिखा CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। मैसेज हमने दे दिया, हमने लिखा प्रिंटफ, क्योंकि भाई 2 नंबर्स का आपको स्क्वायर पता करना है, तो सबसे पहले आपके पास वो 2 नंबर्स होने चाहिए, कौन से नंबर का स्क्वायर, तब तो हम उनका स्क्वायर निकाल पाएंगे, तब तो हम उनको जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले 2 नंबर को इंटर कराना बहुत जरूरी है। हमने लिख दिया इंटर 2 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा स्कैनफ, और इसमें हमने दिया कितने टाइम्स % देंगे, 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि हमें 2 बार इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट कराना है। पहली जो वैल्यू इनपुट होगी वो किस वेरिएबल में स्टोर होगी, a वेरिएबल में, इसलिए हम लिखेंगे m%a। दूसरी जो वैल्यू इनपुट होगी वो कहाँ स्टोर होगी, b में, तो हम लिखेंगे m%b। 2 वैल्यूज आपको मिल गई, एक a वेरिएबल में और दूसरा b वेरिएबल में। आप देखिए, आपने इस प्रोग्राम को रन कराया, यहाँ आया इंटर 2 वेरिएबल्स, आपने इंटर किया पहला 2, फिर आपने इंटर किया, फिर से ब्लिंक कर रहा है क्योंकि वो अभी दूसरा नंबर आपसे इनपुट कराना चाहता है। हमने इनपुट किया 6, और उसके बाद ये प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। मतलब 2 वैल्यूज a और b वेरिएबल में अलग अलग हमें
मिल रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, कोई कंफ्यूजन? हाँ, सम ऑफ स्क्वायर चाहिए था, तो अभी हमने सिर्फ वैल्यू को इनपुट कराया। अभी हमने ए और बी वेरिएबल में क्या किया, वैल्यू को इनपुट कराया। बिना वैल्यू इनपुट कराए हम कैसे सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, है ना? क्योंकि जब हमें ए और बी वेरिएबल की वैल्यू पता रहेगी तभी तो हम उसको स्क्वायर करेंगे, फिर तभी तो हम उसकी स्क्वायर का सम करेंगे। अब हमने मान लो ए वेरिएबल में वैल्यू इनपुट किया 2, फिर हमने बी में इनपुट किया 3। हमें करना क्या है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 प्लस 9 कितना होगा 13। तो हमें लास्ट में ये प्रिंट कराना है। हम कई तरीके से करा सकते हैं, जैसे हमने डायरेक्टली लिख दिया, हमने लिखा प्रिंट एफ, यहाँ हमने लिखा सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें पता है कि जब हम स्क्वायर करेंगे फिर जब हम जोड़ेंगे तो किस टाइप की वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप की, क्योंकि ये नंबर्स किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। तो हमने लिखा परसेंट डी कॉमा, अब वैल्यू देखो परसेंट डी आपने लिखा, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे कोई एक इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। वो इंटीजर टाइप की वैल्यू कहीं से भी आ सकती है। आप a मल्टीप्लाई बाई ए कर दीजिए, उसके बाद आप सिर्फ a करा लीजिए, a को प्रिंट करा दीजिए, सिर्फ b को प्रिंट करा दीजिए, a मल्टीप्लाई बाई b कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। अगर मान लो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और हमने लिख दिया सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू परसेंट डी, तब क्या आएगा बताओ, तब क्या आएगा, कुछ आएगा? कुछ नहीं, अनप्रेडिक्टेबल नहीं आएगा भाई, रुक जाओ, आएगा। देखो हमने रन कराया और यहाँ पे हमने नंबर इनपुट किया, हमने इनपुट किया 2, हमने इनपुट किया 3, तो आया सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ये अपने आप कोई भी एक वैल्यू उठा लेगा। परसेंट डी में आपने इंटीजर टाइप का ए भी बनाया है, बी भी बनाया है, तो अभी अपने आप सोच के कि मुझे कौन से इंटीजर को प्रिंट कराना चाहिए, कि तो 2 को प्रिंट करा देगा या 3 को प्रिंट करा देगा। लेकिन हमें क्या प्रिंट कराना है, सम ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर पहले हम a का स्क्वायर निकालेंगे, इसका मतलब हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाई a और फिर प्लस b मल्टीप्लाई बाई, ये हो गया a का स्क्वायर और उसके बाद ये हो गया b का स्क्वायर, दोनों के बीच में लग गया क्या, प्लस। ऐसा करने से ये आपको प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा। हमने इनपुट किया 3, हमने इनपुट किया 4, तो आया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों ऐड हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई आपको 25। ठीक है, इसको आप और भी तरीके से कर सकते हैं। हमने लिख दिया, सपोज मैंने इसको कमेंट कर दिया, या हमने डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट कराया। आप एक और कर सकते हैं, एक और वैल्यू आप, एक और वेरिएबल आप बना सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे बना लिया सम, और यहाँ पे हमने लिख दिया सम इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई a प्लस b मल्टीप्लाई बाई, और उसके बाद हमने प्रिंटफ में लिख दिया प्रिंटफ सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा, किस वेरिएबल की वैल्यू, सम वेरिएबल की वैल्यू। तो ये भी सही है। हमने रन करा, हमने इनपुट किया 4, 5, आ गया 41। ठीक है, हम और तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या किया कि हमने दो अलग अलग वेरिएबल्स बनाए। हमने लिखा यहाँ पे a1 कॉमा b1, फिर हमने लिख दिया a1 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई a और लिख दिया b1 इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई, अब a का स्क्वायर किस वेरिएबल में आ गया, a1 में, b का स्क्वायर किस में आ गया, b1 में। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया हुआ है सम, हमने लिख दिया सम इक्वल्स टू a1 प्लस b1, तो भी दोनों का स्क्वायर होके सम निकल जाएगा। फिर आप सम को प्रिंट करा दीजिए। हमने लिखा प्रिंटफ सम ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा सम, तो भी ये सेम आपको रिजल्ट देगा। क्या गलत हुआ, फंक्शन प्रिंटफ, स्पेलिंग गलत हो गई, प्रिंटफ है ना।
ठीक है, तो हमने लिखा 5, 6 और सम ऑफ स्क्वायर आ गया 65। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आए वैसे आप बना सकते हैं, हमें सिर्फ रिजल्ट लाना है। बाकी आपको जैसे एक वेरिएबल बना के, दो वेरिएबल बना के, दोनों को अलग अलग निकाल के, कंफ्यूजन किसी को दिक्कत हो तो बताओ, आप लोग भी बताइए भाई। ओनली मैसेज आएगा सम एवन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स में जो प्रोग्राम कह रहा है उसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि वहां पे क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनपुट कराते हैं। इनपुट जो वेरिएबल में हमने कराया है उस पे आगे क्या करना है, उस इनपुट की हुई वैल्यू को कहाँ यूज करना है, तो हम उसको यूज करते हैं और आगे अपना काम करते हैं। ठीक है, अंकिता कहाँ है, क्यों, क्या हो गया उसको? हमने आपको एक प्रोग्राम दिया, हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बाय एक्सेप्टिंग हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ। ठीक है, इसमें कितनी वैल्यू को हम इनपुट कराएंगे, कितनी वैल्यू को इनपुट कराएंगे लड़कियां? हाँ, 3, किसको किसको? हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमें कितनी, हमें पता क्या करें, देखो कह रहा है बाय एक्सेप्टिंग का मतलब है यहाँ आपको 3 वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू पूछना पड़ेगा आपको। ये प्रोग्राम बनाने के लिए स्टार्टिंग में 3 वैल्यू की जरूरत होगी। जैसे हमने आपसे बोला कि आपको आलू गोभी की सब्जी बनानी है, तो इन द स्टार्टिंग की सब्जी बन जाए आपको आलू और गोभी की जरूरत पड़ेगी ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकालना है, तो उसको निकालने से पहले आपको 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज हाइट, ब्रेथ और लेंथ। तब जाके आप उसको आगे मल्टीप्लाई कर पाएंगे या डिवाइड कर पाएंगे या जो भी फॉर्मूला हो उसमें आप रख पाएंगे। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स है कि हाइट, ब्रेथ और लेंथ जो है वो 5 5 5 ही है। तो अगर फिक्स होता कि 5 5 5 है तो हम 5 5 5 को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करा देते, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अलग हो सकती है, हाइट कुछ भी हो सकता है, ब्रेथ कुछ भी हो सकता है और लेंथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स बनाने की जरूरत है। तो हमने 3 वेरिएबल बनाए, सपोज हाइट, लेंथ और ब्रेथ, और हम इन तीनों वैल्यू को इनपुट कराएंगे। हमने लिखा स्कैनफ और यहाँ हमने लिख दिया %d कॉमा m% ऑफ h कॉमा m% ऑफ l कॉमा m% ऑफ ब्रेथ। अब जो l, h और b में वैल्यू आई इसको करना क्या है, प्रिंट कराना है। लेकिन ऐसे ही प्रिंट नहीं कराना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगी। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की, और उसी को हमें प्रिंट कराना है। तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं, हमने लिखा प्रिंट एफ और हमने डबल इन्वर्टेड में एक मैसेज दिया वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू %d, और यहाँ पे %d की जगह पे कहाँ से इंटीजर वैल्यू आएगी, तीनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब हाइट मल्टीप्लाई बाई l मल्टीप्लाई बाई b, और बस प्रिंट हो जाएगा। तो आपको क्या है कि सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि कितना इनपुट हम कराएं, फिर हम उस इनपुट को किस तरीके से यूज करें ताकि हम प्रॉपर आउटपुट तक पहुंच पाए। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, जो हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं, इनपुट कराने के बाद हम
प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे हमने इनपुट का, मान लो अगर इस लाइन को हमने, ये प्रिंटफ वाली लाइन को स्कैनफ कराने से पहले लिख दिया तो क्या आएगा? एरर आएगी, प्रिंट होगा या नहीं प्रिंट होगा, या गलत वैल्यू प्रिंट करेगा, या क्या होगा? हाँ, क्या मैसेज? बिल्कुल इफेक्ट होगा। बताइए क्या आएगा? हमने अगर इस लाइन को पहले लिख दिया तो क्या होगा? प्रिंट होगा अनवांटेड रिजल्ट। हाँ, वेरी गुड। तो क्या होगा? प्रिंट होगा। लेकिन क्या प्रिंट होगा? अब आप समझिए, आपने क्या किया, 3 वेरिएबल्स आपने बनाए। प्रोग्रामिंग, एक एक लाइन, एक एक इंस्ट्रक्शन जैसे आप देंगे, जिसके बाद जो लिखेंगे उसके बाद वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है। तो ऊपर से नीचे तक आपने जो जो लाइंस लिखे हैं उसी अरेंज में आपका ये प्रोग्राम रन होता है। अब आपने 3 वेरिएबल्स बनाए। जब आपने वेरिएबल्स बनाए इस लाइन में, यहाँ पे एच, एल और बी में कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आप प्रिंट करा रहे हैं। क्या प्रिंट करा रहे हैं? आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, ये सब ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन %d की जगह पे प्रिंट होगा h की वैल्यू, l की वैल्यू, b की वैल्यू। जबकि अभी जब ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक बस यही लाइन है और इस लाइन में आपने एल, एच और बी को कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो यहाँ पे ये अपने से कोई वैल्यू, कोई गार्बेज वैल्यू उठाएगा और इनको क्या करेगा? आपस में मल्टीप्लाई करने लगेगा, जिससे कि आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है, कोई गार्बेज वैल्यू। इसके बाद ये आपसे 3 वैल्यूज को इनपुट कराएगा। मतलब फिर से अब कर्सर ब्लिंक करने लगेगा और जब तक आप 3 वैल्यू इनपुट नहीं कर देते तब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंट होगा, लेकिन क्या प्रिंट होगा? कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो। ठीक है, तो जिस लाइन में, जिस स्टेप में, आपको स्टेप भी समझने की जरूरत है कि किसके बाद हमें क्या लिखना है, तो उसके हिसाब से ही आपने जो प्रिंट कराया वो प्रिंट होगा। तो जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, ये हमने प्रोसेस किया, एल, एच और बी की वैल्यू को हमने इनपुट कराया और इनपुट कराने के बाद हमने इसको क्या किया? प्रोसेस किया। तो ये प्रोसेसिंग में बहुत सारे ऑपरेटर्स का भी यूज किया जाता है। तो व्हाट इज ऑपरेटर्स? बताइए। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स आर some special symbols that is used to perform some specific, some predefined specific task. लॉजिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस करने में हेल्प करता है। यस, गुड। तो क्या होता है कि ये ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग में बना के दे दिया कि आप सी में माइनस माइनस का यूज करिए, ये हो जाएगा। जबकि हम नॉर्मल लाइफ में कहीं पे भी माइनस माइनस का यूज नहीं करते, माइनस का यूज करते हैं लेकिन माइनस माइनस का यूज नहीं करते। तो प्रोग्रामिंग में पहले से कुछ सिंबल्स बना बना के दिए गए हैं। आप %, लिखेंगे ये हो जाएगा, आप एस्ट्रिक का सिंबल बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है? कुछ प्री डिफाइंड सिंबल्स हैं जो कि पहले से डिफाइंड कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जब भी हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो ऑपरेटर्स आर ऑलवेज यूज्ड विथ one or more operands, one or more operands। जैसे आपने लिखा a प्लस बी, यहाँ पे a और b क्या है? a और b क्या है? a और b को हम कहेंगे ऑपरेंड, a और b को हम क्या कहेंगे? ऑपरेंड। और प्लस को हम क्या कहेंगे? हाँ, प्लस को हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर। जिसके साथ ऑपरेटर अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेंड, जिस वैल्यू के साथ। और जो स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये जितने सारे हैं इनको हम कहते हैं क्या? ऑपरेटर्स। ठीक है।
अब अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कि कौन सा ऑपरेटर किस तरीके का काम करता है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑपरेटर्स are divided into 7 parts. कौन कौन सा? इसमें जो फर्स्ट है दैट इज नोन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर. सेकंड है, ये सब सिर्फ नाम है. सेकंड जो है उसको हम कहते हैं लॉजिकल नहीं, उसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर. थर्ड ऑपरेटर जो है इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर. फोर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर. नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. सिक्स्थ है कंडीशनल या जिसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर. नेक्स्ट है बीट वाइज ऑपरेटर. तो ये 7 तरीके के ऑपरेटर, 7 अलग अलग ग्रुप बनाया गया है. उसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स को रखा गया है जिनका यूज आप अपनी प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं. तो आप लोग को समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोलेगा, आप लोगों को भी. हाँ हाँ, फ्लोट और बता रहा. चलो ये पढ़ लो, फिर फ्लोट और इंट और डेटा टाइप भी आपको बताते हैं. ओके देखो, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन. जो ऑपरेशन हम अपनी रियल लाइफ में भी सबसे ज्यादा करते हैं, दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन. अब मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है, जैसे आपने लिखा 2 वेरिएबल्स आपने बनाए इंटीजर टाइप, आपने बना दिया a और आपने बना दिया b. आपने 2 वेरिएबल्स बनाए a और b. यहां हमने दोनों की वैल्यू इनपुट कराई, मैसेज नहीं दिया अभी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों की वैल्यू हमने इनपुट कराई. इनपुट कराने के लिए हम 2 बार क्या यूज करेंगे? %d. हमने कल आपको बताया था कि जब भी हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो उसको दिखाने के लिए कि ये इंटीजर है, हम कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं? %d का. फ्लोट बनाया तो किसका यूज करेंगे? %f का. कैरेक्टर बनाया तो किसका यूज करेंगे? %c का. स्ट्रिंग बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे? s का. ऐसे ही लॉन्ग इंट बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे? %ld का. किसका यूज करेंगे? %ld का, है ना? हाँ वेरी गुड आशमा. ऐसे ही हम अगर डबल बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे? %lf का. ठीक है, तो ये हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. अभी मैं आपको डेटा टाइप भी बताती हूँ, इसके बाद मैं भूल गई थी वो भी बताना है. ठीक है, तो हाँ वेरी गुड.
तो यहाँ पे हमने यूज किया % d कॉमा कैसे हो %d कॉमा m% ऑफ a, क्योंकि हमें दो वैल्यूज को इनपुट कराना है तो हम दो बार स्कैनफ लिख सकते हैं या फिर इसी में दो बार %d लिख सकते हैं, है ना, दो बार %d लिख सकते हैं ना। तो हमने लिखा %d, यहाँ पे फिर से हमने बिना स्पेस के बिना कुछ किए आप दोबारा %d लिख सकते हैं, उसके बाद हमने लिखा कॉमा m% ऑफ b, या फिर हम इसको दो बार में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं %d, फिर हमें दोबारा स्कैनफ लिखना पड़ेगा और हम लिखेंगे फिर से %d कॉमा m% ऑफ b, जिससे क्या होगा, काम सेम होगा, दो बार इनपुट लेगा, एक बार a में एक बार b में स्टोर करेगा, लेकिन आप अलग अलग लिख सकते हैं, ये आपके लिए इजी होगा। अब हमने मान लीजिए a और b की वैल्यू हमने इनपुट कराई, हमने यहाँ लिख दिया printf वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, या नॉर्मल हम ऐसे ही प्रिंट करा देते हैं बिना मैसेज के, हमने लिखा %d a प्लस b, और मान लीजिए यहाँ पे हमने a की वैल्यू इनपुट कराई है 20 और b की वैल्यू हमने इनपुट कराई 6, तो क्या आंसर आएगा, आप सब लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा आपने यूज किया है, क्या आंसर आएगा 26, है ना, क्या आंसर आएगा 26, क्योंकि a प्लस b करने पे 26 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा printf और उसके बाद हमने लिख दिया %d कॉमा, या हमने ब्रैकेट में लिख दिया a माइनस b, तब क्या आएगा 20 माइनस 16 दैट विल बी 14, क्या आएगा 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। फिर हमने लिख दिया सपोज a मल्टीप्लाई बाई b, तो क्या आएगा 120, क्या आएगा 120, हमने मान लीजिए लिख दिया a डिवाइड बाई b, तब क्या आएगा, नहीं, पॉइंट में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हाँ, और %d भी किया गया, अगर आप %f भी कर देंगे तब भी ये पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि a जो है वो किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, b किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, तो जब भी हम किसी इंटीजर वैल्यू को किसी इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आता है। अगर आप यहाँ पे %f लिख देंगे तो ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक 0000 लगा जरूर देगा, लेकिन पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। जब भी आप एक इंटीजर वैल्यू को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट कैसा आता है, इंटीजर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पे टोटल कितने ऑपरेटर्स हैं, 5, कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलर डिवीजन, इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलर डिवीजन। तो हमने लिखा प्लस, तो आप जानते हैं क्या होता है, ये एडिशन होता है, माइनस इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई, इसको हम कहते हैं डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन। ठीक है, या मॉड्यूलो ऑपरेटर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब देखिए, ये सब तो आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 20 को डिवाइड किया फ्रॉम द सपोज 7, ठीक है, 20 को डिवाइड किया हमने 7 से, तो यहाँ 2 रिजल्ट आता है, कौन सा, सबसे फर्स्ट एक यहाँ रिजल्ट आता है, सपोज ये 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 14, यहाँ एक रिमाइंडर भी बचेगा, कितना, 6, यहाँ बचेगा क्या, 6। तो जब आप लिखेंगे 20 डिवाइड बाई 7 तो इसका रिजल्ट आएगा 2 पॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ 2, और जब आप लिखेंगे 20 मॉड्यूलर डिवीजन बाई 7 तो इसका रिजल्ट आएगा 6।
ठीक है, जब हम मॉड्यूलर का यूज करते हैं तो वो रिजल्ट आता है जो यहाँ बचता है, और जब हम ये डिवीजन का रिजल्ट करते हैं यूज करते हैं तो वो आता है जो रिजल्ट के तौर पे आता है यहाँ। ठीक है, तो इसका हम लोग एक बोलो बोलो। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं और इसके थ्रू इसको समझते हैं। हमने लिखा stdio.h। ठीक है, हमने लिख दिया दो वेरिएबल सपोज हमने बनाए। हमने लिखा इंटीजर a कॉमा b, यहाँ हमने लिख दिया प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने से पहले एक क्लियर स्क्रीन कर लो, अदरवाइज पुराने आउटपुट्स आएंगे। हमने लिखा प्रिंटफ एंटर 2 नंबर्स स्कैनफ, और स्कैनफ में हमने लिख दिया %d कॉमा m% कॉमा m%p। अब हमने यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट करा। हमने लिखा प्रिंटफ एडिशन इक्वल्स टू %d, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट इसका वही आएगा, इंटीजर ही %d, और यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस b। हमने रन किया, दो नंबर हमने इनपुट किया 34, हमने इनपुट किया 7, तो आ गया 41। इट्स वेरी गुड। अब आपने जैसे लिखा है वैसे ही रन होगा। हमने लिख दिया प्रिंटफ, मान लो हमने यहां लिख दिया प्रिंटफ सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू %d कॉमा a माइनस b। अब आप बताइए यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा मुस्कान, बताओ यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा, एरर आएगी, क्या होगा? हाँ क्या आएगा आप लोग बताइए भाई, आप लोग कुछ बोल रहे हैं? हाँ वेरी गुड। तो क्या आएगा, गार्बेज वैल्यू आएगी बिना। आप देखिए सबसे पहले आपको, अब जैसे कि अभी क्या हो रहा था कि मैसेज आ रहा था, आपसे वैल्यू इनपुट करा रहा था, लेकिन उस मैसेज से पहले कि ये मैसेज भी प्रिंट होके आएगा सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू दिस, और हमने रन कराया तो प्रिंट होके आया सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू 23932। ये कहाँ से आया, ये सब गार्बेज वैल्यूज हैं, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमें कुछ नहीं पता है और आपने प्रिंट कराया है, तो ये वैल्यू आ। फिर आ रहा है इंटर 2 नंबर, हमने इंटर किया 23 4 एंड एडिशन इक्वल्स टू 27। तो हमें ये लाइंस को यहाँ ना लिख के बिल्कुल वहां लिखना है जब हम इसकी वैल्यू को इंटर करा चुके हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंटफ सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू %d कॉमा a माइनस b। फिर हमने लिखा प्रिंटफ, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए अब जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 30, फिर हमने नेक्स्ट दिया 5, तो एडिशन आएगा 35 और माइनस आएगा 25, लेकिन ये दोनों क्या होगा, एक ही लाइन में प्रिंट होगा। भले ही आपने प्रिंटफ वाली लाइन अलग अलग लिखी है, लेकिन दोनों जितने भी आप स्टेटमेंट्स प्रिंट करेंगे सब एक लाइन के बाद जस्ट उसके बाद प्रिंट होंगे। जब ये पूरी लाइन भर जाएगी फिर दूसरी लाइन में आएगा। हम चाहते हैं कि एडिशन इक्वल्स टू 35 के बाद जो सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू 25 लिख के आए वो क्या हो, न्यू लाइन से लिख के आए। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, /n। क्या यूज करना पड़ेगा, /n। अब /n आप जहां लगा देंगे उसके बाद वाली वैल्यू सारी क्या होगी, न्यू लाइन से प्रिंट होके आएगी। जैसे हमने लिख दिया 35 एंड दिस। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। हमने लिख दिया प्रिंटफ /n मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू %d कॉमा a मल्टीप्लाई बाय b। फिर हमने लिखा प्रिंटफ /n, फिर हमने लिखा डिवीजन इक्वल्स टू %d कॉमा a डिवाइड बाय b। फिर हमने लिखा प्रिंटफ और /n मॉड्यूलर डिवीजन
मॉड्यूलर डिवीजन इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा a% या मॉड्यूलर डिवीजन b। फिर हमने रन कराया और हमने वैल्यू इनपुट किया दैट इज 30 और नेक्स्ट वैल्यू हमने इनपुट किया 7। क्या आएगा? नेहा, ये ना करो भाई, क्या कर रही हो? अरे तो प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 37। माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 23। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 210, है ना? डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? क्या आएगी? 4 आएगी। और जब हम मॉड्यूलर डिवीजन करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी? 4 टाइम्स जाएगा, है ना, 28, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 2। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे परसेंट डी की जगह पे परसेंट एफ का यूज कर दिया, यहाँ भी आपने परसेंट एफ का यूज कर दिया तो वैल्यू बदल जाएगी। जैसे हमने रन करा, हमने लिखा 30 और 7। ओके, तो ये गेट सेज की वजह से नहीं ले रहा है। अब देखिए, जब आप इसको आप परसेंट डी लिखिए, हाँ नहीं, ऊपर चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये तो हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो हम वैल्यू तो जिस टाइप की हमें लगता है कि आएगी हम उस टाइप का प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जा रहा है किसी रीजन की वजह से, अभी इसको कट करना पड़ेगा। अब देखिए, जब आप लोग मॉड्यूलर डिवीजन का यूज करते हैं, सबसे पहली चीज कि जब भी आप इंटीजर वैल्यू को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। दूसरी चीज कि मॉड्यूलर डिवीजन का यूज कभी भी फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज पे नहीं किया जाता। मॉड्यूलर डिवीजन जो ऑपरेटर है उसका यूज फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज पे नहीं किया जाता, हमेशा उसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इंटीजर टाइप की वैल्यूज पे। फ्लोटिंग मॉड्यूलर डिवीजन का यूज सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के साथ ही किया जाता है, फ्लोट टाइप की वैल्यूज के साथ इसका यूज नहीं किया जाता। तो ये अभी आई थिंक आपको समझ में आया हो कि मॉड्यूलर डिवीजन और डिवीजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब मॉड्यूलर डिवीजन और डिवीजन पे आप आगे बहुत सारे टास्क करेंगे, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर? सो रिलेशनल ऑपरेटर्स relational operator is used to define relation between two operands. मैम प्रोग्राम दिखा दीजिए। अच्छा बस 2 मिनट दिखा रहे हैं, ये लिख लो फिर दिखा रहे हैं। देखो ले लो स्क्रीनशॉट, में लेना है तो। ठीक है, तो डिफाइन रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर? दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू और इज नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको क्या कहते हैं? लेस देन, इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको क्या कहते हैं? इक्वल इक्वल्स टू, और इसको क्या कहते हैं? इज नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये क्या करता है? दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन को बताता है। जैसे हमने दो वेरिएबल बनाए, हमने लिखा a इक्वल्स टू हमने लिख दिया 20, फिर हमने लिखा b इक्वल्स टू लिख दिया हमने 11। ठीक है, हमने लिखा a इज ग्रेटर देन b,
इसका मतलब है कि आप कुछ बता रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से क्या है, बड़ी है। अब ये बताएगा कंप्यूटर सिस्टम, आपको रिप्लाई करेगा कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या वो गलत है, मतलब ये रिलेशन सही है या गलत है। जैसे कि क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, बड़ी है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। हमने लिखा a इज लेस देन b, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किसी दो ऑपरेंड पे करते हैं तो हमेशा इट ऑलवेज रिटर्न्स वैल्यू, इट ऑलवेज रिटर्न्स वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। हमेशा आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, सिर्फ कि तो कभी ट्रू मिलेगा या फिर कभी फॉल्स मिलेगा, इसके अलावा आपको इसका दूसरा रिजल्ट कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, इसका मतलब क्या है, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा कब, कि तो a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी हो या फिर a और b की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। a और b की वैल्यू बराबर हो तब भी आपको ट्रू मिलेगा, या फिर अगर a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी हो तब भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी है या नहीं है, बताओ, बड़ी है, अमित बड़ी है, तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। हमने लिख दिया a इज नॉट इक्वल्स टू b, अब बताइए क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। कैसे ट्रू मिलेगा, हम कह रहे हैं कि a और b की वैल्यू बराबर नहीं है ना, तो ये सही है ना कहना, a और b की वैल्यू बराबर नहीं है, वैसे भी बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू। अगर आप लिखेंगे a इक्वल b, तब आपको क्या मिलेगा, फॉल्स, है ना। अब ये ट्रू और फॉल्स कैसे मिलेगा, आप देखिए, जैसे इन लाइंस को हमने कमेंट कर दिया, ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ पे इनपुट हैं, पहले a की वैल्यू, दूसरी b की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने लिखा printf %d कॉमा a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। अब आप देखिए ये क्या है, ये भी एक ऑपरेशन की तरह आपको दिख रहा है। ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि हम लिख देते हैं कहीं कहीं पे कि a इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाई 34 प्लस 90 प्लस कुछ भी लिख दिया हमने, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, एक ऑपरेशन कहते हैं, एक एक्सप्रेशन कहते हैं। वैसे ही ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है ये, लेकिन किस टाइप का, रिलेशनल एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो हमने बोला कि a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी है। अब भाई वो तो तब पता चलेगा जब आप a और b की वैल्यू इंटर करेंगे। तो हमने रन कराया, a की वैल्यू हमने इंटर किया 30, b की वैल्यू हमने इंटर किया 20। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू आएगा, इसका मतलब कि क्या आएगा, 1 आएगा। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। ठीक है, तो आपने इंटीजर वैल्यू उसकी प्रिंट कराई तो आपको मिलेगा 1। हमने जैसे लिख दिया, सपोज यहीं पे हमने लिख दिया a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। अब हमने रन कराया और हमने a और b की वैल्यू, हमने a की वैल्यू इंटर की 30, b की वैल्यू हमने इंटर की 23। तो a की वैल्यू b की वैल्यू से क्या है, बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 1 आएगा। हमने फिर से रन कराया, हमने लिखा 40, फिर हमने लिखा 40, अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ट्रू आएगा। अगर सपोज हमने ये इक्वल नहीं लगाया और फिर हमने लिखा a की वैल्यू 40, b की वैल्यू भी 40, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, दैट मीन्स फॉल्स आएगा। ओके भाई, नेक्स्ट सपोज हमने लिख दिया a इज नॉट इक्वल्स टू b, हमने रन कराया और हमने लिखा a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 30, अब क्या आएगा,
0 आएगा। आप कह रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, लेकिन मशीन देख रहा है कि बराबर है, तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं वो गलत है, और क्या आएगा 0। ओके, तो ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि हमेशा क्या रिटर्न करता है कि तो ट्रू या फिर फॉल्स। हरिश्याम, वेरी गुड। कोई कोई जल्दी में 0 की जगह ओ बना के ही भेज देता है, ओ आएगा। अच्छा, यहीं से बैठ के तुम रिप्लाई दे रहे हो, तब तो तुम्हें मारा भी जा सकता है इस गलती पे। स्मॉल 0, ठीक है। देखो, अब ये रहे रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें कि हमेशा जब भी आप दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन कोई बताएंगे तो वो आपको 0 या 1 ही रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। सेम ऐसे ही अब नेक्स्ट जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, दो या दो से ज्यादा रिलेशंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे अभी आप लोगों ने रिलेशन देखा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल इक्वल बी, ए, तो ये क्या है, ये सब एक एक रिलेशंस है। तो लॉजिकल ऑपरेटर वन और मोर रिलेशनल ऑपरेटर्स को जोड़ के एक रिजल्ट निकालने का काम करता है। जैसे देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, दैट इज एंड, और, इज नॉट। जैसे इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं, दो बार स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, इसको हम कहते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। जैसे देखिए, सपोज हमने दो वेरिएबल्स बनाए। अब अगर आप दो रिलेशंस के बीच में, पहले आप ऐसे समझिए, मान लीजिए पहला रिलेशन ट्रू है और आपने बीच में लगा दिया एंड, दूसरा रिलेशन भी आपका क्या है, ट्रू है। तो ये दो से ज्यादा रिलेशंस को, ये एक रिलेशन है जिसका रिजल्ट मान लीजिए ट्रू आया, ये एक रिलेशन है जिसका रिजल्ट आप मान लीजिए कि ट्रू आया, इसके बीच में आपने एंड लगाया तो क्या आएगा, एंड का मतलब ये होता है और का मतलब है कि हम ये भी चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं। हम जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं कि ये और ये, इसका मतलब कि हम दोनों को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, दोनों को लेना चाह रहे हैं। तो इस केस में आपको ये पूरा मिला जुला के ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब पहली वैल्यू भी ट्रू हो और साथ ही साथ दूसरी वैल्यू भी ट्रू हो। जैसे पहली वैल्यू हो गई फॉल्स, जो कि आपको नहीं मिली, आपने दूसरी वैल्यू हो गई ट्रू, तो यहाँ पे ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फॉल्स, जब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हो जाए और यहाँ पे एंड लगा हो, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे और लगाया है, और का मतलब है कि पहला भी और दूसरा भी, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, पहली वैल्यू मान लीजिए ट्रू हो गई और उसके बाद आपने एंड लगाया, दूसरी वैल्यू फॉल्स हो गई, तब भी आपको क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। तो अगर पहली वैल्यू भी फॉल्स हो गई और आपने एंड लगाया, दूसरी वैल्यू भी फॉल्स हो गई, तब भी आपको मिलेगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल आप देखिए, बस यहां तक हमने दो वैल्यू इनपुट कराया ए और बी में, और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंटफ परसेंट डी, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा रहे, देख रहे हैं क्या मिल रहा है। और यहाँ पे हमने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी एंड
a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, दो रिलेशंस, हमने दो रिलेशंस लगाए ना। एक हमने रिलेशन लगाया ये वाला कि a की वैल्यू b से बड़ी है, और फिर एक रिलेशन लगाया ये वाला कि a की वैल्यू 10 से बराबर है, और इसके बीच में हमने क्या लगाया, एंड। मतलब हम कुछ ऐसा कह रहे हैं कि a की वैल्यू b से बड़ी भी है और a की वैल्यू 10 है। तो अगर हमने इसे रन कराया, मान लीजिए a की वैल्यू हमने इंटर किया 10, b की वैल्यू हमने इंटर किया 8, क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू b से बड़ी भी है और साथ ही साथ a की वैल्यू 10 भी है, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू का मतलब 1। ठीक है, अब जैसे हमने लिख दिया कि a इज नॉट इक्वल्स टू 10, तो हमने लिखा, मान लीजिए a की वैल्यू हमने इंटर किया 10, b की वैल्यू हमने इंटर किया 8, क्या आएगा? फॉल्स। कैसे फॉल्स आएगा? a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी तो है, मतलब ये पहला वाला जो रिलेशन है ये क्या है, ट्रू है, लेकिन दूसरा वाला रिलेशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि a की वैल्यू आप कह रहे हैं कि a इज नॉट इक्वल्स टू 10, जबकि a की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। और जब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हो गई और बीच में एंड लगा है, तो यहाँ पे सब आपको मिला जुला के क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। हमने इसको रन कराया और हमने इंटर किया 10, 8 और हमें मिला फॉल्स। ठीक है, तो जैसे हमने लिख दिया a इज लेस देन b, ठीक है, और a इज नॉट इक्वल्स टू 10, और मान लीजिए हमने a की वैल्यू इंटर किया 10, b की वैल्यू हमने इंटर किया 8, अब आपको क्या मिलेगा, अभी भी फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिलेगा? हम कह रहे हैं a की वैल्यू b की वैल्यू से छोटी है, जबकि छोटी नहीं है ना। हम इस वाले पहले वाले रिलेशन में क्या कह रहे हैं कि a इज लेस देन b, जबकि a की वैल्यू b से लेस नहीं है, तो पहला वाला रिजल्ट भी क्या हो गया, फॉल्स। बीच में लगा है एंड, और हम कह रहे हैं a इज नॉट इक्वल्स टू 10, जबकि a 10 है, तो इसका मतलब दूसरा वाला भी हो गया फॉल्स। सब मिला के आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। तो ये लॉजिकल एंड है जो कि वन आर मोर रिलेशन को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसमें और भी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 20, ठीक है, तो ये भी सही है। अब क्या करेगा, तीनों को देखेगा। जैसे मान लीजिए आपने a की वैल्यू इंटर किया 10, b की वैल्यू इंटर किया 20। अब आप देखिए पहला वाला रिलेशन, आप बताइए क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन, आप लोग भी बताइए, आप लोग बताइए पहला वाला रिलेशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? पहला वाला रिलेशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? पहला वाला रिलेशन ट्रू है ना। a इज लेस देन b, हाँ सही है, मतलब a की वैल्यू क्या है, लेस देन b है, तो पहला वाला रिलेशन हो जाएगा ट्रू। इसको बंद कर दो, बीच में लगा है एंड। अब बताइए दूसरा वाला रिलेशन a इज नॉट इक्वल्स टू 10, ये ट्रू है कि फॉल्स है ना। दूसरा वाला रिलेशन क्या है, फॉल्स है, a इज नॉट इक्वल्स टू 10, जबकि a 10 है। फिर हमने एंड लगाया, b इज नॉट इक्वल्स टू 20, जबकि b की वैल्यू 20 भी है, तो ये वाला भी क्या हो गया, फॉल्स। अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स मिलके क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिर लगा है एंड फॉल्स। अब बताइए फॉल्स एंड फॉल्स मिलके क्या आ जाएगा, फॉल्स, मतलब सब मिला जुला के इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स, इसका मतलब 0। ठीक है, तो वन आर मोर रिलेशंस को एक साथ जोड़ने का काम करता है कौन, लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसके उल्टा और ऑपरेटर, लॉजिकल और, इसका मतलब और का मतलब ही होता है, हाँ वेरी गुड, फॉल्स फॉल्स। शिवानी, ममता, श्रेया, ये सिर्फ लड़कियां ही हैं जो रिप्लाई करती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं और का मतलब होता है, और भी जो है वो ऑप्शनल पार्ट के रूप में ही यूज किया जाता है, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा रिलेशंस को एक साथ जोड़ने का काम करता है। चंदन, तुम भी लड़कियों के पक्ष में ही हो क्या? कह रहे हो यस मैम।
अब लो, कौन गुस्सा के तुम चित्रकारी करने लगे? ऐसा ना करो भाई। मैम चंदन लड़की ही है। चंदन लड़की नहीं, चंदन लड़का है। पता नहीं, मुझे पता नहीं है। अरे मैम हम लड़की हैं। अच्छा तुम लड़की हो, चलो ठीक, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है लड़की हो तो। ठीक है, देखो अब जैसे हमने बीच में यूज किया और ऑपरेटर। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है ऑप्शनल, है ना। और का मतलब होता है कि हाँ, देखो ये सब कुछ देर तक चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, देखो अब और का मतलब होता है ऑप्शनल। जब भी हम लोग और का यूज करते हैं, और का मतलब या हम कहते हैं जैसे कि या फिर ये, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक भी हमें मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा काम हो जाएगा। तो इसका सेम मतलब वही है प्रोग्रामिंग में भी। जैसे मान लो पहले रिलेशन का रिजल्ट ट्रू हो गया, आपने बीच में लगाया और दूसरे रिलेशन का भी रिजल्ट ट्रू हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, आपको दोनों ट्रू ट्रू मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ट्रू। ठीक है, पहला रिलेशन सपोज फॉल्स हो गया, दूसरे रिलेशन का रिजल्ट ट्रू हो गया, तो भी ऑप्शनल के रूप में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ट्रू, है ना। क्योंकि ऑप्शन हम यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक मिल जाए तो ठीक है, ये या फिर ये, तो ज्यादातर हम ट्रू को ही लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ट्रू। सेम ऐसे ही अगर पहला वाला रिलेशन ट्रू हो जाए, बीच में और लगाएगा, दूसरा फॉल्स भी हो जाए, तब भी हमें इस पूरे का रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। और अगर दोनों रिलेशन फॉल्स हो जाए तब हमें क्या मिलेगा? फॉल्स, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक चाह रहे थे लेकिन कोई भी एक ट्रू नहीं हो पाया, इसलिए सब मिला के इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अब जैसे एक मिनट ना, सत्यम क्लास लेने में बात कर रहे हैं। हाँ देखो, ऐसा सुनाई दे रहा है ना तुम लोग को या नहीं दे रहा है? तुम लोगों को तो देगा ही, नहीं दे रहा है? चलो हेलो हेलो हेलो। ओके ठीक है, हेलो मैन, मैन मैन बना दिया मुझे, है मैन नहीं भाई, मैम। हाँ अब सही जाएगी, अब सही जाए। अच्छा एक मिनट, ये मैंने निकाल दिया। चलो अब सही जा रही है ना? ठीक है, देखो अब हम लोग एक ऐसे ही और ऑपरेटर का एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। देखो जैसे सपोज यहां पे हमने लगा दिया और अब आप बताइएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा।
और हमने वैल्यू यही इनपुट किया, हमने इनपुट किया 10 और 20। अब जैसे आप देखिए इनमें सारे रिलेशंस अलग अलग एग्जीक्यूट होंगे और सबका अलग अलग रिजल्ट भी आएगा। जैसे पहला वाला रिलेशन जिसमें हम कह रहे हैं कि a की वैल्यू b की वैल्यू से छोटी है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। a की वैल्यू b की वैल्यू से छोटी है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। बीच में लगा है एंड, अभी आप इसे छोड़ दो। ऐसे ही हमने बोला a इज नॉट इक्वल्स टू 10, तो a इज नॉट इक्वल्स टू 10 और a की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स। फिर लगा है और हमने बोला b इज नॉट इक्वल्स टू 20, इसका मतलब है यहाँ पे 20 और जबकि b की वैल्यू 20 है और हम कह रहे हैं कि 20 नहीं है तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। अब सबसे पहले आप इन दोनों को एग्जीक्यूट करो, ट्रू एंड फॉल्स। क्या आएगा? बीच में एंड लगा है इस वजह से आएगा फॉल्स, और फिर बीच में लगा है और यहाँ पे लगा है फिर से आ गया फॉल्स। तो जब फॉल्स और फॉल्स तो क्या मिलेगा? फॉल्स। इसका मतलब इस पूरे का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? फॉल्स। अब जैसे हम लोग इसको 10 और 20 ही इंटर करके देखेंगे, और कहीं तो नहीं लिखा है। ये क्या है? अच्छा ठीक है, तो हम लोग रन कराते हैं। हमने इंटर किया 10 और 20 और पूरे का रिजल्ट आया 0। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा था फॉल्स आया था। फॉल्स को हम कैसे दिखाते हैं? 0 से। जैसे हमने सपोज इस वाले को हटा दिया, फिर क्या आएगा? हमने लिखा a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, यस ट्रू, क्योंकि हमने मान लो a की वैल्यू एंटर किया 10, b की वैल्यू 20, तो क्या है? a की वैल्यू b की वैल्यू से छोटी है, इस वजह से इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। फिर हमने लगाया और हमने लिखा b इज नॉट इक्वल्स टू 20, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। लेकिन फिर भी क्योंकि बीच में और लगा है और दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्रू। तो इसका मतलब इस पूरे का रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, अब हमने जैसे रन कराया और हमने इंटर किया 10 20 तो रिजल्ट आया 1। अच्छा ठीक है, और इस पूरे का रिजल्ट आया 1 और इसके पहले हमने लगा दिया नॉट, इसके पहले हमने लगा दिया नॉट। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? देखो मान लो हम लोग अभी इंटर कर रहे थे 10 और 20, तो क्या आ रहा था? a इज लेस देन b, यस इट इज ट्रू। फिर हुआ और b इज नॉट इक्वल्स टू 20, ये हो गया फॉल्स। इसको पूरे को मिला के इसका रिजल्ट है ट्रू। ट्रू का मतलब 1। लेकिन आपने इस 1 के बाद क्या लगा दिया? नॉट। नॉट का मतलब है कि ये क्या कर देगा? इसे उल्टा कर देगा। उल्टा का मतलब कि अगर ट्रू आया तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आया तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो अब अगर हम इसे रन कराएंगे तो इसे भी हम पूरे को एक ब्लॉक में रख लेंगे। नहीं कुछ लिखा है क्या? 20 लिखा है। ठीक है, तो हमने रन कराया और अब हमने जैसे इंटर किया 10 20 तो इसका रिजल्ट आएगा 0, जबकि आना चाहिए था 1, है ना। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। हमने इंटर किया 10 20 तो रिजल्ट है। तो नॉट लगाने से क्या होगा? जो भी रिजल्ट आएगा उसको इनवर्स कर देगा, रिवर्स कर देगा दिस। तो इज नॉट, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि रिटर्न्स reverse value of true or false। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज
असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत इजी है। जैसे आप लोग जानते हो इक्वल, जब भी हम लोग किसी एक्सप्रेशन में इक्वल लगाते हैं, जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या होगा, क्या होगा, पहले इधर जो भी आपने लिखा है मतलब राइट हैंड साइड, जब भी हम इक्वल लगाते हैं तो क्या होता है, पूरा एक्सप्रेशन दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक इक्वल के बाद ये राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या होगा, ये पूरा इधर का वैल्यू एग्जीक्यूट होगा और ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो नई वैल्यू हो जाएगी किसकी, एक, है ना, यही होता है। तो सेम वही असाइनमेंट ऑपरेटर है। देखो जब भी हम डबल इक्वल का यूज करते हैं तो इट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, इट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि दोनों को क्या करता है, कंपेयर करता है। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, है ना। हम लिखेंगे अगर a इक्वल 10 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू नहीं तो फॉल्स। अभी हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर में पढ़ा ना, अभी हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल इक्वल पढ़ा, इसका रिजल्ट आएगा कि तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। जबकि अगर आप लिखोगे a इक्वल्स टू 10 तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ a इज 10। असाइनमेंट ऑपरेटर, तो असाइनमेंट ऑपरेटर लिख लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर is used to assign left hand side value to the assign a right hand side value to the left hand side variable, ठीक है। इक्वल्स टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल्स टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि हमने लिखा एक वेरिएबल हमने बनाया a, हमने लिख दिया a इक्वल 20, तो क्या a इक्वल 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a की नई वैल्यू 10 हो जाएगी, बस इतना सा है। हमने लिख दिया एक और, हमने वेरिएबल बना दिया b, हमने लिख दिया 20, हमने लिख दिया 10 प्लस b मल्टीप्लाई बाई 20, तो क्या हो जाएगा, पहले ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो a की नई वैल्यू हो जाएगी, बस इतना सा है। लेकिन क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a प्लस 10 इक्वल्स टू दिस, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। a प्लस 10 इक्वल्स टू ऐसे करके हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अब आप खुद सोचो कि अगर इसकी कोई वैल्यू आती भी है तो वो a प्लस 10 में कैसे जाएगी, है ना, a प्लस 10 में वो कैसे डिवाइड होगा, कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वैल्यू होनी चाहिए और इधर का पूरा एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आता है वो इधर के जो भी वेरिएबल होता है उसकी नई वैल्यू हो जाती है। सो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट operator is used to increase or decrease value of a variable by 1। जैसे आप लिखोगे इंटीजर a इक्वल्स टू 5 और आपने प्रिंट करा दिया, आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट f %d कॉमा a-1, तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, 4, क्या प्रिंट होगा 4, a-1 हो जाएगा और a की वैल्यू 5, 5 - 1 4 एक इंटीजर वैल्यू है जो कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आपने लिखा a इक्वल्स टू, एक मिनट, हेलो, यस सर अभी एक मिनट बता रहे हैं, एक मिनट हम उन्हें बता दे रहे हैं, वो आ जाएंगी।
हेलो, पीएनबी पे खड़े हैं वो? देखो बात कर लो कॉल करके, मेरी क्लास चल रही है। फिर से करो, फिर से 8052 वाला नंबर डालना। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू a माइनस 1, इसका मतलब ये है कि हम a की जो अभी तक वैल्यू थी हम उस वैल्यू में एक घटाना चाहते हैं और अब ये a की नई वैल्यू होगी। मतलब कि a की पुरानी वैल्यू थी 5, अब a की नई वैल्यू हो जाएगी 4। इसी को सेम हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं a माइनस माइनस। a माइनस माइनस का भी मतलब वही होगा जो कि a इक्वल्स टू a माइनस 1 का होगा। ठीक है, सेम वे में a प्लस प्लस का मतलब वही होगा जो a इक्वल्स टू a प्लस 1 का होगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो प्लस 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 इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड माइनस माइनस इज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो प्लस प्लस का यूज किया जाता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाने के लिए और माइनस माइनस का यूज किया जाता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से घटाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्लस प्लस और माइनस माइनस का यूज आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक होता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट जैसे आपने वेरिएबल बनाया a की वैल्यू आपने दे दिया 5, आपने लिखा a प्लस प्लस, ये भी सही है, और आपने लिखा प्लस प्लस a, ये भी सही है। अब जहां पे आपने ये ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन सा है इसमें? ऑपरेटर कौन सा है इसमें? प्लस प्लस। ऑपरेटर क्या है? प्लस प्लस। और ऑपरेंड क्या है? a। ऑपरेंड क्या है? a। तो अगर आपने ऑपरेंड को अगर आपने ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद लगाया, बाद का मतलब होता है पोस्ट, तो इसको हम कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर आपने ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले लगाया तो हम इसको कहेंगे प्री इंक्रीमेंट। मतलब अगर आपने प्लस प्लस को वेरिएबल से पहले लगाया तो ये हो गया प्री, पहले इंक्रीमेंट। और ये तो यहाँ पे इसी दो तरीके से इंक्रीमेंट को भी यूज किया जाता है और दो तरीके से डिक्रीमेंट को भी यूज किया जाता है। जैसे आपने लिखा a माइनस माइनस, इसको हम कहेंगे प्री डिक्रीमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? प्री डिक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट। और अगर हमने लिखा माइनस माइनस a, इसका मतलब इसको हम कहेंगे प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, पहले लगा तो प्री हो गया, बाद में लगा तो पोस्ट हो गया। और प्लस प्लस और माइनस माइनस ये ऑपरेटर है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? अब जो दो तरीके से ये बनाया गया है कि आप प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस कर सकते हैं, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी इसे बनाया गया है। तो डिफरेंस है। अब उसके लिए मैं आपको आज ग्रुप में एक वीडियो भेजूंगी जिससे आप पढ़िएगा और समझिएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है कंडीशनल ऑपरेटर। क्या होता है ये कंडीशनल ऑपरेटर और किस लिए यूज किया जाता है? आज आप हमें ग्रुप में याद दिलाइएगा कि हमें कुछ भेजना है, वीडियो भेजना है। चलिए देखिए, कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग कोई कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन का मतलब है कि सेम वैसा ही जैसा अभी हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा, तो हमने अभी आपको बताया कि रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर जब भी हम लगाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर जब लगाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? ट्रू और फॉल्स आता है ना? रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर का जब भी हम यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है हमेशा ट्रू या फॉल्स। तो इसी तरीके से कंडीशन का भी रिजल्ट हमेशा क्या आता है? ट्रू या फॉल्स। जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन आपने लगाई, कंडीशन का मतलब है मैंने बोला कि अगर बारिश होगी तो आप बाहर मत जाइएगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? बारिश होना।
है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, दो ही आ सकता है, कि तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी। मतलब आपका कंडीशन सही हो सकता है या आपका कंडीशन गलत हो सकता है। तो ये जो कंडीशन लगाने का काम है ये हम लोग रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू ही करते हैं। तो कंडीशन लगाते वक्त जैसे मान लीजिए हमने आपको एक टास्क दिया, हमने लिखा कि इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू इंटर करानी है। और फिर हमने लिखा कि इफ वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट आपको एक मैसेज प्रिंट करना है कि ए इज ग्रेटर, इफ नॉट, if value of a is not greater than b, then print a is not greater। अब ये देखिए, ये आपको कुछ समझ में आया इसमें क्या करना है। इसमें आपको एक कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या कह रहा है कि पहले आप ये पता करिए कि ए और बी की वैल्यू जो अभी अभी आपने इंटर कराई उसमें से ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ग्रेटर है, इफ ए वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपको एक मैसेज प्रिंट करना है, क्या, ये वाला, ए इज ग्रेटर। और कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी नहीं है तब आपको मैसेज प्रिंट करना है ये वाला। तो यहाँ पे आपको दो काम करने हैं, कि तो ये वाला करना है या फिर ये वाला करना है, लेकिन दोनों में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड कर रहा है किस पे, कंडीशन पे, कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। तो देखिए कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स के लिए किया जाता है। जैसे इसमें हम सबसे पहले, इसका सिंटैक्स है इसको यूज करने का, सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, कॉलन के बाद हम लिखते हैं ट्रू ब्लॉक, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद लिखते हैं ट्रू ब्लॉक, फिर हम कॉलन लगाते हैं और कॉलन के बाद लिखते हैं फॉल्स ब्लॉक। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज हमने दो वेरिएबल बनाया ए और बी, दोनों की वैल्यू हमने इनपुट कराई, इनपुट कराने के लिए हमने लिखा स्कैनफ, हमने लिखा %d कॉमा m% ऑफ ए कॉमा m% ऑफ बी, ठीक है। दो वैल्यूज हमने इंटर करा लिया, हमने कंडीशन लगाया, हमने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बस ऐसे ही आपको कंडीशन लिखना है। अब जो ये आपने स्टेटमेंट लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है और इसका रिजल्ट क्या आएगा, कि तो ट्रू आएगा। कब ट्रू आएगा, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, और फॉल्स आएगा, जीरो आएगा कब, जब ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी नहीं होगी। तो क्वेश्चन मार्क, इसके जस्ट बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद हम वो लिखते हैं जो कि हमें इसके सही होने पे करना है। इसके सही होने पे हमें क्या करना है, ये मैसेज प्रिंट कराना है, और प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रिंटफ, तो हम लिखेंगे प्रिंटफ और डबल इन्वर्टेड के अंदर ये। इसके बाद जब ये पूरा खत्म हो गया हम लगाते हैं कॉलन, और कॉलन के बाद हम वो लिखते हैं जो उस कंडीशन के गलत होने पे एग्जीक्यूट होना है। हमने लिखा ए इज नॉट ग्रेटर, ठीक है। ये है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में से क्या एग्जीक्यूट होगा, क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इधर वाले पे कि यहाँ आपका रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया या यहाँ पे फॉल्स आया। जैसे देखिए फिर से मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया और हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखा, ए और बी की वैल्यू हमने इंटर कराई है, हमने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, इसके बाद हमने लिखा क्वेश्चन, जैसे हम पूछ रहे हो कि क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, अगर बड़ी है तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम वो अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। हमने लिखा ए इज ग्रेटर, फिर हमने लगाया कॉलन, अब कॉलन के बाद हम फॉल्स ब्लॉक लिखेंगे जो कि हमें इस स्टेटमेंट के, इस कंडीशन के गलत होने पे करना है। हमने लिखा ए इज नॉट ग्रेट, ठीक है। हमने रन कराया, ए की वैल्यू हमने दिया 20, बी की वैल्यू हमने दिया 10,
तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला या कॉलन के बाद वाला? हाँ, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, मतलब ए इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि ये आपकी कंडीशन सही है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी थी, हमने ए की वैल्यू को छोटी कर दिया, हमने ये कर दिया, तब क्या एग्जीक्यूट होगा, कॉलन के बाद वाला, ए इज नॉट। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे इस पूरे स्टेटमेंट के जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी वो डिपेंड करता है इस पे। यहाँ कंडीशन का रिजल्ट क्या आया, ये ग्रेटर आई, लेस आया, जो भी कंडीशन में 0 आया, 1 आया, ओके। तो दिस इज कंडीशनल। जब आपको एक कंडीशन के आधार पे, कंडीशन सही हो तो कुछ ये करना है, कंडीशन गलत हो तो ये ऐसा करना है, और जब भी करना है, जो करना है वो एक ही लाइन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मार्क के बाद आप सेमीकोलन लगा लगा के बहुत सारे स्टेटमेंट लिख रहे हैं, नहीं, एक स्टेटमेंट बस आप लिख सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा क्लियर तब भी होगा जब आप इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या जो, ठीक है। एक ही लाइन में डिस्क्रिप्शन हो, यस, वेरी गुड दिव्या, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ इफ इल्स, यस, वेरी गुड। इफ इल्स भी कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हो, ये एक ऑप्शनल पार्ट है। आप इसी काम को इफ इल्स से कर सकते हो जिसमें कई लाइन लिखनी पड़ेगी, इसी काम को आप कंडीशनल स्टेटमेंट से कर सकते हो, यहाँ कम लाइन लिखनी पड़ेगी। अभी वो आप इफ इल्स पढ़ोगे तो आपको खुद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो स्टेटमेंट आता है दैट इज बीट वाइज ऑपरेटर। इसके बाद जो ऑपरेटर आता है दैट इज बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, देखो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक जो भी हम लोगों ने, आप देख रहे हो अलग अलग हमने ऑपरेशन किया, प्लस किया, माइनस किया, कहीं वैल्यू घटाया, कहीं वैल्यू बढ़ाया, कहीं हमने कंडीशन लगाई, तो इन सब में हमने क्या किया, कंडीशनल इंटीजर वैल्यू का, कुछ इस तरीके की वैल्यू का यूज किया है ना। लेकिन बीट वाइज का मतलब क्या होता है, जब आपको ऑपरेशन किसी बाइनरी वैल्यू पे परफॉर्म करना हो, जैसे आप समझिएगा, सो बीट वाइज ऑपरेटर, थोड़ा सा लिख सकते हो आप इसमें, बीट वाइज ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस is used to perform operations on binary value. अब देखिए इसके लिए आपको जरूरी है पहले ये कि आप पहले से डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना जानते हो। जानते हैं आप? जानते हो? अच्छा बताना, 4 एक डेसिमल वैल्यू है, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी? बताओ, 4 एक डेसिमल वैल्यू है, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी? 1000 हो जाएगा, 8 का 100 होगा। 6 का क्या होगा? नहीं, 6 का क्या हो जाएगा? 110। 6 का क्या हो जाएगा? 110। अभी अगर आप नहीं जानते हैं इसको निकालना तो कोई बात नहीं, ये सब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। जैसे आप लोग कौन से ब्रांच से हैं, आईटी से कि सीएस से? आईटी से, तो उसमें आपको आईटी ब्रांच में आई थिंक आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक वो है, सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में, जिसमें आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ आ गया क्या? हाँ, सीएस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, जिसमें आपको सीएस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, जिसमें आपको बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और ये सारी चीजें कन्वर्ट करने का ऑप्शन की चीजें मिलेंगी। तो देखिए अभी मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे आप समझिए, अब बीट वाइज ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? एक बार एंड, 2 बार आपने एंड लिखा तो कौन सा ऑपरेटर हो जाएगा?
2 बार आपने एंड लिखा तो वो कौन सा ऑपरेटर है? वो लॉजिकल एंड है। 2 बार आपने एंड लिखा तो वो कौन सा एंड है? लॉजिकल एंड है। 1 बार हमने एंड लिखा तो ये कौन सा एंड है? बीट वाइज एंड है। ये कौन सा एंड है? बीट वाइज एंड। ऐसे ही अगर आपने 2 बार स्ट्रेट लाइंस बनाई तो वो कौन सा और है? वो बीट वाइज और ऑपरेटर है। 1 बार आपने स्ट्रेट लाइन बनाई तो ये कौन सा ऑपरेटर है? बीट वाइज और ऑपरेटर है। इसमें एक और ऑपरेटर आता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए बीट वाइज एंड, जैसे आपने मान लीजिए 2 आपने वेरिएबल्स, सपोज करिए आपने 2 वेरिएबल्स बनाए, एक आपने बनाया ए बी, आपने ए की वैल्यू दे दिया 4। अभी हम छोटे वैल्यू से ही देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगा। जैसे ही आपने लिखा, मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे इंटीजर, एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम, कॉमा सी, हमने लिख दिया सी इक्वल्स टू ए एंड बी, ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या होगा? ए की वैल्यू क्या है? 4, बी की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, लेकिन हम एंड कौन सा कर रहे हैं? बीट वाइज। ये बीट वाइज एंड ऑपरेटर जो भी है, ये सारे ऑपरेटर्स सिर्फ बाइनरी वैल्यू, बाइनरी वैल्यू का मतलब है 0 1 पे ही अप्लाई किए जाते हैं। तो चाहे आप जो भी वैल्यू इसको दोगे, ये तुरंत उसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। जैसे 4 की बाइनरी वैल्यू होती है 100 और 5 की बाइनरी वैल्यू होती है 101। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप इन दोनों के बीच में कर रहे हैं एंड, बीट वाइज एंड, तो क्या होगा? अब देखिए एंड ऑपरेटर, जब अभी आपने लॉजिकल एंड पढ़ा उसमें आपने देखा कि जब दोनों रिजल्ट्स ट्रू ट्रू थे तभी एंड हमें क्या रिटर्न करता है? ट्रू, है ना। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो ये हमें क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। ऐसे ही अगर हम और ऑपरेटर लगाते हैं, जब हम और ऑपरेटर लगाते हैं तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। कब? आप लोग बताइए, जब हम लोग और ऑपरेटर लगाते हैं तो वो हमें फॉल्स कब रिटर्न करता है? हाँ, कब रिटर्न करता है फॉल्स? जब दोनों फॉल्स हो तब, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू। यस अनुराधा, श्रेया, वेरी गुड। तो यस, तो देखो ऐसे ही ये एक एक बीट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। 0 का मतलब है फॉल्स एंड 1 का मतलब है ट्रू। तो आप इन दोनों के बीच में अगर एंड लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सोचो, 0 और 1 के बीच में अगर आप एंड लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? कैसे 0 मिलेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि जब हम एंड की बात कर रहे हो तो हमें 1 तभी मिलेगा जब दोनों 1 हो, जब दोनों ट्रू हो। तो इसमें से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो यहाँ क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ऐसे ही 0 0 में अगर आपने एंड लगाया तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। और जब दोनों 1 है, 1 1 में जब आप एंड लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो अब इसका पूरे का रिजल्ट आएगा 100, लेकिन 100 ये आपको ऐसे नहीं दिखाएगा। 100 को फिर डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। ये किस डिजिट का बाइनरी कोड है? 4 का। तो इसका पूरे का रिजल्ट आएगा 4। जैसे हम लोग करके देखते हैं। हाँ 1, वेरी गुड। देखो हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रिंट किया, अब यहाँ पे हम a और b की वैल्यू 4 और 5 ही इंटर करेंगे। हमने लिखा प्रिंटफ %d कॉमा a एंड b, बीट वाइज एंड। हमने रन कराया, a की वैल्यू हमने इंटर किया 4, b की वैल्यू 5 और देखो इसका रिजल्ट क्या आया? 4 उसी तरीके से सेम आया जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था। अब जैसे अगर आपने इन दोनों के बीच में और लगाया, देखिए अगर हमने एंड की जगह पे और लगाया तो हमें क्या मिलता है? और हमने रन कराया और हमने इंटर किया फिर से 4 5, क्या आया? 5। कैसे 5 आया? अब ये देखिए आप, ऐसा नहीं है कि पहली वैल्यू रिटर्न कर रहा है दूसरी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मान लीजिए यहाँ हमने एंड और लगाया, अब देखिए आप 0 1 के बीच में जब आप और कराएंगे तो क्या आएगा? 1। कैसे 1?
हाँ ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा? क्योंकि ये वाला जो है ये क्या है, फॉल्स है, ये क्या है, ट्रू है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। इसका मतलब ये हमें रिटर्न करेगा 1। जब दोनों फॉल्स हो गया तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, इसका मतलब 0। और फिर जब दोनों ट्रू ट्रू हैं, अगर बीच में हमने और लगाया तो भी ये रिटर्न करेगा। ये किस डिजिट का बाइनरी वैल्यू है, 5 का, इस वजह से इसने आपको रिटर्न किया 5। तो जब भी हम लोग किसी भी वैल्यू पे ये बीट वाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं तो तुरंत ये उस वेरिएबल की वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। फिर उस पे बाइनरी एंड, बीट वाइज और बीट वाइज जो भी आपने लगाया उसको परफॉर्म करेगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, फिर आपको रिजल्ट दिखाएगा। और एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है? बीट वाइज एंड और बीट वाइज और का मतलब तो सेम वही है जैसा आपने लॉजिकल में पढ़ा। ट्रू ट्रू मिलेगा तो ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू मिलेगा तो फॉल्स होगा, ऐसे। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि जब दोनों बीट्स, ये दोनों बीट्स जिसके बीच में आप एक्सपोनेंशियल परफॉर्म कर रहे हैं, अगर ये दोनों बीट्स सेम होती हैं तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। अगर ये दोनों बीट्स अलग अलग होती हैं तब ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों बीट्स सेम है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे ये दोनों बीट्स क्या है, अलग अलग है, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, ट्रू का मतलब 1। और अगर ये दोनों बीट्स सेम है, जैसे 0 0 है तो ये हमें रिटर्न करेगा 0। जैसे यहाँ 1 1 है तो ये हमें रिटर्न करेगा 0। तो ये किस डिजिट का बाइनरी वैल्यू है, 1 का, तो ये इसका रिजल्ट आएगा 1। जैसे अभी आप करके देख लो, हमने यहाँ पे और की जगह पे कर दिया एक्सपोनेंशियल, ऐसे। अब देखिए हमने रन करा, हमने एंटर किया 4 5, आंसर क्या आया 1, ऐसे। तो ये इसका यूज आपको तभी मिलेगा जब आप बाइनरी वैल्यू पढ़ेंगे, बाइनरी वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके अलावा आपको इसका यूज कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आमतौर पे जो आपको अर्थमेटिक पढ़ाया गया, लॉजिकल पढ़ाया गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज हर जगह किया जाता है। लॉजिकल और रिलेशनल का यूज कंडीशंस लगाने में किया जाता है। और तो ऐसे इन सब का यूज बाकी बीट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज भी ऑपरेशंस में किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है जब आपको बाइनरी पे काम करना हो तब। तो बताइए ऑपरेटर समझ में आया आपको? तो इसके आधार पे आपको कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ प्रोग्राम्स दिए जाएंगे जो कि आपको करने होंगे, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेस भी दी जाएंगी। जैसे एक्सरसाइजेस का मतलब है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा रहेगा और वही प्रोग्राम आपको देख के सेम टू सेम आपको लिखना होगा और फिर देखना होगा कि इसका क्या आंसर आ रहा है और कैसे आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है, क्यों सही आ रहा है, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, इसमें क्या आ रहा है। और फिर आपको, जैसे मैंने कल बताया था कि कैसे आपको आउटपुट सबमिट करना है, बताया था ना कि स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके तो वही वैसे ही आपको सबमिट करना है। आज आपको हम बहुत सारे टास्क देंगे। कितने बजे तक? 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे, क्या बहुत सारे? चलो तो फिर गुड। कल से आप लोग को जो टास्क दिया जाएगा वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी और उसके बाद हम आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। VS कोड में सी कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में सी कोड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो वैभव, ठीक है। तो ये क्यों ऐसे दिखा रहा है? थोड़ा कम दीजिएगा। अच्छा ठीक है, कम देंगे। चलो अब तुम लोग 1 भेजो और हम टेक्स्ट एडिटर कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर द क्लास, बाय।
Thank you. Have a nice night. Not bad. चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।